हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। नमस्कार आप सभी को। आ जाओ पुत्र, करते हैं फिर अपनी कहानी स्टार्ट। देखो बेटा, हमारी लास्ट क्लास में छुटकू हमने अमंग और बिटवीन पढ़ा था। ठीक है बेटा। दूसरी बात, आपको ये मेरी उम्मीद है आपसे कि आपने वो चीज रिवाइज कर ली होगी कल की क्लास। देखो होगा क्या ना बेटा, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, ठीक है, तो उसका सीधा इफेक्ट ये आना है कि आपके जो सपने थे ना कि गुरुजी नौकरी लगना है, ये है वो है, तो वो दूर होते चले जाएंगे। ठीक है, इसीलिए बेटा टॉपिक के हिसाब से अपनी सीरियसनेस बढ़ा दो। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना दिखे मुझे जो रिवाइज करके ना आया। मजा ही नहीं है फिर पढ़ाने का। आप रिवाइज नहीं करके आओगे तो आगे चीजें होंगी नहीं तो मजा खत्म भाई। ठीक है, पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं बेटा। हमने लास्ट मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया था। अमंग और अमंगस्ट जो है ये लास्ट हमने प्रेपोजिशन में देखा था। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो बेटा एक बार बता देना। यहां तक अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है। हाँ बेटा, एमटीएस का रिजल्ट आ गया, बड़ा बढ़िया रहा बच्चों का रिजल्ट। देखो जो पढ़ता है भाई रिजल्ट उसका धांसू ही आता है। ठीक है, जो पढ़ता है रिजल्ट उसका धांसू ही आता है, उसको कोई टेंशन नहीं है किसी चीज की भी। देखो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा था अमंग और अमंगस्ट। अब इसी में एक चीज होती है, उसको जरा बड़े ध्यान से समझिएगा वो क्या है और क्या नहीं है। उसमें होता है बेटा अगला एमिड और एमिस्ट। इसका मतलब बिल्कुल सेम काम है कि आपने एमिड लगा दिया और एमिस्ट लगा दिया, एसटी आपने वहां पर लगा दिया। तो इसमें सोच विचार वाली बात यह है मेरे शेर कि इन दोनों को कब यूज करना है गुरुजी। ये बेटा इसी से रिलेट करते हैं, अमंग और अमंगस्ट। देखो अमंग कॉन्सोनेंट साउंड पे आता था, अमंगस्ट वावल साउंड पे आता था, ऐसा ही तो है। तो मेरे दोस्त जो एमिड और एमिस्ट है उसका काम भी सेम है, लेकिन उसका एक सिंपल सा फंडा है कि जब भी एमिड आएगा या एमिस्ट आएगा ये आपको एक अनकाउंटेबल नाउन के लिए सबसे पहले तो आते हुए नजर आएंगे। साथ साथ लिखना, अनकाउंटेबल नाउन के लिए आपको ये आते हुए नजर आएंगे। अनकाउंटेबल नाउन के लिए आपको ये आते हुए नजर आएंगे। ठीक है, वेरी गुड। दूसरी बात, जब आप एमिड यूज करेंगे तो ये आएगा कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, जैसे कल की क्लास में था। और अगर आप एमिस्ट की बात करेंगे तो बेटा ये आएगा वावल साउंड के लिए, ये आएगा वावल साउंड के लिए। ठीक है, आपने बोला ओके सर समझ आ रही है बात। तो अनकाउंटेबल नाउन का इफेक्ट, जैसे सर इसको किस सेंस में यूज करना है, इसको किस सेंस में यूज करना है,
इसको बेटा जब एमिड बना है ना, वो मिड से बना है। मिड का मतलब क्या होता है? मिडिल। चलो इसके नीचे लिखना, ऊपर तो आपके पास भी स्पेस नहीं बचा होगा। जैसे अगर मैं आपको ये बोलता हूं एमिड है, हाँ, तो इसमें अगर आप तोड़ोगे ना तो आपको ये नजर आएगा कि गुरुजी ए प्लस मिड से बना है। मिड का जो मतलब है ना बेटा, वो होता है मिडल। मिड का जो मतलब होता है वो क्या होता है? मिडल। हाँ, तो ये ऐसी ही सेंस देगा, इन द मिडल ऑफ, इन द मिडल ऑफ, उसके बीच में, इन द मिडल ऑफ, उसके बीच में। जैसे कूड़े के ढेर में, कूड़े के ढेर में अंगूठी पड़ी है, कूड़े के ढेर में अंगूठी पड़ी है, तो वो एमिड है ना, कूड़े के बीच में कहीं अंगूठी पड़ी है। तो ये चीज आप जब बोलते हो इस लोगों के बीच में, कहते हैं इस बेईमानी के बीच में मैं कैसे काम करूं, इस बेईमानी के माहौल के बीच में मैं कैसे काम करूं, तुम्हारी बेईमानी के बीच में मेरी ईमानदारी हार गई। जब इस टाइप की बातें आपको बोलनी होती हैं तो आप एमिड लगाते हो। तो हमने बोला इज ऑनेस्टी, साथ साथ कॉपी करिएगा बेटा, इज ऑनेस्टी कैन नॉट सर्वाइव, कि इसकी जो ऑनेस्टी है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। हाँ, एमिड देयर डिसऑनेस्टी, उनकी बेईमानी के बीच में, एमिड देयर डिसऑनेस्टी। अब एमिड क्या हो गया? कॉन्सोनेंट साउंड थी देयर की कॉन्सोनेंट साउंड है, उससे पहले एमिड आ गया। सो एमिड देयर डिसऑनेस्टी, तो उनकी डिसऑनेस्टी के बीच में इनकी ईमानदारी सर्वाइव नहीं कर सकती। आपने सिंपल से ये चीज यूज की। डन है बेटा? तो ये, तो जब भी आप इनको यूज करोगे आपने समझ में आ गया, सर अनकाउंटेबल नाउन था, आपने एमिड कर दिया, एमिड आ गया, कॉन्सोनेंट साउंड था, ठीक है। अगर वॉवल साउंड होता तो एमिस्ट आ, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, अगर मैंने बोल दिया ही फाउंड अ रिंग, उसको एक अंगूठी मिली थी, ही फाउंड अ रिंग, उसको एक अंगूठी मिली थी, ठीक है। मैंने बोल दिया अमंग या एमिड द स्क्रैप। अब देखो बेटा, कूड़े में मिली, ठीक है, स्क्रैप कूड़े में मिली, तो मैंने बोला ही फाउंड अ रिंग अमंग या एमिड द स्क्रैप। कूड़ा है बेटा, द स्क्रैप ऑफ फ्रूट, सपोज जैसे होता है ना, ढेर हो जाता है फ्रूट का, सड़े हुए का, उनका ढेर हो जाता है, उसके बीच में मिली। अब आप बोलोगे गुरुजी ये तो अनकाउंटेबल है, कोई गिनती विनती की तो बात हो नहीं रही है। वेरी गुड, तो बेटा आप इसको कमंक नहीं, आप क्या यूज करेंगे? एमिड। बैग बैगेज को कैसे यूज करें? बैग बैगेज को यूज करेंगे बेटा एडवर्ब में, ये भी एक, ठीक है, एडवर्ब इडियम होता है बैग बैगेज, तो उसको वहां देखेंगे बैग एंड बैगेज को, ठीक है। तो के बीच में, तो कहा के बीच में, इसकी हिंदी इस तरीके से आप यूज करो। तो ये चीज देगा बेटा, वेरी गुड। हाँ, लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल उसकी तरह है जैसे वो था। क्या? इसी के नीचे आप नोट लिखेंगे कि अगर आपके पास एमिड हो या एमिस्ट हो, लेकिन उसके बाद आर्टिकल दा प्लस आ जाए, आर्टिकल दा आ जाए नाउन से पहले और उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके लिए एक सिंपल सी सेंस बनेगी कि आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दा आ गया। ये चीज मैंने आपको वहां भी बताई थी बेटा, ठीक है, ये चीज मैंने आपको वहां भी बताई थी। एक बच्चा देर और देर में डिफरेंस पूछ रहा है, कौन है? अतुल या ये, जब प्रोनाउन वगैरह होगा बेटा तब आएगा, दे, देर, देम, तब वो सिखाऊंगा, यहां का काम नहीं है, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखो पुत्र, आर्टिकल दा में क्या था? देखो सेम चीज मैंने यहां कही थी, अगर आर्टिकल दा आता है, कहां गया भाई, ये रहा, तो अमंग और अमंगस्ट दोनों हो सकते हैं। ऐसे ही अगर आर्टिकल दा आता है तो इसका मतलब यहां सर दा है, हाँ, तो बेटा यहां पर इसका मतलब एमिस्ट भी हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहां दा है। हाँ बेटा, चीजों के बीच की बात अगर करें तो बिल्कुल बिल्कुल, वोकैब की बुक आउट ऑफ स्टॉक है, चलो आ जाएगी, शाम तक आ जाएगी वो चीज। और बताओ मारथियों, आगे बेटे समझ, बस पूरा का पूरा प्रेपोजिशन ऐसे ही समझना है छुटकू,
ठीक है, ऐसे ही समझना है। याद कराने का काम भी मैं कराऊंगा बेटा, समझाने का काम भी मैं कराऊंगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सीरियस तरीके से बस रिवाइज करते रहना। प्रैक्टिस बैच में कल मजा आ गया, मिला सीखने को ना है। तो कोई भी ऐसा बच्चा अचूका ना रह जाए जो प्रैक्टिस बैच ना ले, कहीं ये 599 बचाने के चक्कर में अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लो। ठीक है ना? तो टीचर से आगे दौड़ने की मत कोशिश करो। जो टीचर कह रहा है, जो मैं कह रहा हूं, मेरे बच्चे चुपचाप से समझते चलते चलो, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे, उतना ही मजा है। समझ में आई बात? तुषार सर प्रोनाउन तो कर लिया, तो गधे तेरे को देर और देर में साला फर्क नहीं पता चला है? अबे नीच आदमी, फिर देर नहीं पता तेरे को क्या है? ये देर देर देर, ये पॉजेसिव डिटरमिनेंट नहीं अगर तेरा प्रोनाउन हो रखा है? और ये देयर नॉर्मल एडवर्ब होता है, या देयर आर टू बॉयज, इस तरीके से इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, या एडवर्ब होता है, दे आर गोइंग देयर, एडवर्ब हो गया, कहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। और जोड़ में बता रहा प्रोनाउन तो हो गया सर, फिर ये गधे वाला डाउट पूछ रहा है देयर और देयर में फर्क नहीं पता तेरे को। मत करो रिवीजन बेटा, ऐसे आगे पढ़ते जाओगे, पिछला भूलते जाओगे। एक सागर हमारा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हुआ, और गधे कल मैंने क्या कहा, 60% सिलेबस हो गया तो बैच ले सकते। बेटा तुम्हें थोड़ी सी दो कोड़ी की बात तुम्हारे भेजे में क्यों नहीं जाती? कहां जा रहा है आज का स्टूडेंट, मेरे को समझ नहीं आ रही। चलो एक ही बात को पागल कुत्तों की तरह भूखना पड़ता, तब उसके खोपड़ी में बात जा रही है। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, रिवाइज कर लो रिवाइज कर लो रिवाइज कर लो। अरे पुत्र हाथ जोड़ रहा हूं, मेरे बच्चे रिजल्ट के बाद बहुत बहुत पछतावा होता है। एमटीएस का आया है रिजल्ट, जिनका नहीं हुआ उनके उतरे हुए एक बार चेहरे देख लो आप। मैं नहीं चाहता आप पछताओ, चलो आगे बढ़ो। लेकिन एक दो ने ठान रखी है, नहीं सर हम पछताएंगे, हम नहीं मानेंगे आपकी। देखो अगला, बिसाइड होता है बेटा एक, और एक होता है बिसाइड्स। पढ़ लो यार, गलत बात है आपकी। आप एक जगह भी ये बताओ गुरुजी आप यहां ढील छोड़ दिया आपने पढ़ाने में हमें, फिर तो अगर पढ़ा रहा हूं तो अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, रुक जाओ। चलो जी, बिसाइड और बिसाइड्स, ठीक है। क्या फर्क होता है दोनों में? क्या फर्क होता है? स्पेलिंग का देखो बेटा, बिसाइड का मतलब होता है नियर, बी साइड मतलब मेरी किसी की साइड पे होना, किसी की तरफ होना, मतलब किसी के नजदीक होना, मतलब किसी के नजदीक होना, किसी की साइड में होना। अच्छा इसको ऐसे लिखवा दूं? अरे यार इरेजर नहीं, अरे खराब हो गया। आगे देखो, हैंग कर गया भाई, रुको 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 रुको। आगे देखो बेटा, अगर बी साइड को देखेंगे ना तो ये बी प्लस साइड है। हाँ, तो क्या मतलब हो गया? किसी की साइड में होना, किसी की तरफ होना, या किसी की साइड में होना। तो वो मेरी साइड पे ही बैठा है, मेरी ओर ही बैठा है, तो ये बोल दोगे, ठीक है। बिसाइड्स का मतलब होता है बेटा के अलावा, इसके अलावा। जैसे मैंने बोला गाड़ी के अलावा बाइक भी है उसके पास, के अलावा, ठीक है, वेरी गुड। के अलावा, कि गाड़ी के अलावा बाइक भी है उसके पास, इस तरीके से। अब देखो बेटा, मैंने बोल दिया बिसाइड की साइड में होना, उसकी तरफ होना, ठीक है, या बेटा वो क्या कह दोगे ना, उसके नजदीक होना, सटा हुआ होना, इस तरीके से ये यूज होता है। अच्छा अभी एक बात बताइए, आपने बोला बगल में, कई बार बगल में भी सेंस हिंदी बोल देते हैं बेटा। मेरे घर के बगल में अस्पताल है, मेरे घर के बगल में अस्पताल है, बताना बेटा। मेरे घर के बगल में अस्पताल है, हॉस्पिटल है, तो आप क्या बोलोगे? माई हाउस इज बिसाइड अ प्राइवेट हॉस्पिटल। सपोज मैंने ये लिख दिया, तो बगल में है, बाजू में है, उसी की तरफ है, उसी की साइड पे है। तो जिस साइड अस्पताल है, हॉस्पिटल है, उसी साइड आपका जो है बेटा वो हाउस है, ठीक है, वेरी गुड। अब मैंने बोला नेक्स्ट, माई फ्रेंड बॉट अ कार बिसाइड्स अ स्कूटर। मतलब देखो, तो अब क्या आ गया? के अलावा, कि भाई बाइक के अलावा उसने गाड़ी भी खरीदी थी, बाइक के अलावा उसने
गाड़ी भी खरीदी थी, तो बेटा बाइक या स्कूटर के अलावा उसने गाड़ी भी खरीदी थी, तो स्कूटर तो खरीदा ही खरीदा, ठीक है, उसने अपने आप में साथ में गाड़ी भी ले ली। स्कूटर तो खरीदा ही खरीदा, उसने अपने आप में साथ के साथ गाड़ी भी ले ली, तो ये चीज यहां पर आ जाएगी बेटा, ठीक है। तो बिसाइड्स इस तरीके से यूज हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, आई गिफ्टेड हिम, मैंने उसे दिया था अ बुक। अब बताओ बिसाइड्स या बिसाइड अ पेन क्या होगा बेटा? क्या बुक के बाजू में पेन है ऐसा बोल रहा हूं मैं? नहीं सर, आप ये बोल रहे हो पेन के अलावा मैंने उसे किताब भी दी थी, पेन के अलावा मैंने उसे किताब भी दी थी, तो सर बिसाइड्स होगा, बिसाइड नहीं होगा। बिसाइड तो होता है किसकी और, किसकी तरफ, ठीक है, किसकी और किसकी तरफ, किसकी साइड में, ठीक है। नेक्स्ट, दे स्टूड, वे खड़े थे, बिसाइड माई कार या बिसाइड्स माई कार, तो मेरी गाड़ी वाली साइड की तरफ खड़े थे वो। हाँ, तो बेटा ये तो नहीं है कि के अलावा मीनिंग है यहां, मेरी गाड़ी वाली साइड पे खड़े थे वो, तो क्या होना चाहिए यहां? बिसाइड, बिसाइड्स नहीं। इस तरीके से एग्जाम में बेटा इस पे एरर आता है, इस तरीके से एग्जाम में इस पे एरर आता है। करो कॉपी। आया मजा? इसको इधर कर दूं? अब आगे सुनिएगा से, एक है बेटा यूज ऑफ ऑफ, ऑफ प्रेपोजिशन का आपको मैं यूज सिखाता, तो बिसाइड और बिसाइड्स में कोई दिक्कत तो नहीं है? हे प्रभु, कर लो इसको, फिर मैं आपको यूज ऑफ बता देता हूं। अब आ गई ठंड, अब स्किन फटने लग गई, लिप बाम लगाना पड़ा भाई, है ना। दिल्ली में तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। प्रैक्टिस बैच बेटा कल आया है, अभी एक ही क्लास ली है मैंने, उसमें 2 से 3 की टाइमिंग है उसकी। जो एक दो बच्चा कह रहा है मैं बीमार था सर, पता नहीं है। प्रैक्टिस बैच कल आया है बेटा, अभी उसमें मैंने कल एक ही क्लास ली है। उसमें सिर्फ एक ही क्लास अब तक हुई है। ये है, इसमें एक ही क्लास मैंने अभी तक ली है, कल 18 अक्टूबर को। आज इसमें 2 बजे दूसरी क्लास, ठीक है, 2 बजे दूसरी क्लास होगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, ये ऑफ का यूज क्या होता है? इस ऑफ का मीनिंग 2 होते हैं बेटा, हमेशा याद रखिएगा। ये ऑफ एक नहीं, कितने मीनिंग देता है? 2। एक तो ये देता है जब पोजेशन की बात करता है बेटा, पोजेशन में ये क्या करता है ना, का, की, इस तरीके का मीनिंग देगा। एक बेटा ये बात करता है सिलेक्शन की, गुरुजी सिलेक्शन में क्या मीनिंग देगा? में से, उनमें से एक लड़का आ गया है, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त आ गया है, ठीक है। तो ये चीज आप यहां पर बोलते हैं, ये चीज आप यहां पर बोलते हैं। कॉपी तो हो गया। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज या आर रेडी टू हेल्प यू। तो आप क्या बोलोगे? दोस्तों में से एक जो मेरा दोस्त है वो तुम्हारी मदद को तैयार है। तो अब यहां ऑफ का क्या मीनिंग है? में से। अच्छा पेपर में क्या देगा? वन इन माई फ्रेंड्स, वन इन माई फ्रेंड्स नहीं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। पेपर में एरर क्या आएगा? वन इन माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में एक, में नहीं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन इन माई फ्रेंड्स नहीं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स।
तो आपने बोला हाँ, इज रेडी टू हेल्प यू। डन है। नेक्स्ट, अब क्या आता है बेटा, ऑफिसर पोजेशन कब देता है? जब बेटा आप ये बोल दो, जैसे मैंने यहां पर आपके लिए बोला, द टीचर ऑफ रोहन, द टीचर ऑफ रोहन केम टू मीट यू। जो रोहन के टीचर हैं वो आपसे मिलने आए थे। तो यहां क्या ना, रोहन के टीचर आपसे मिलने आए थे, तो यहां ये क्या दिखा रहा है, पोजेशन। तो ऑफ के दो मीनिंग आप देखोगे, या तो में से होगा, ठीक है, या अपने आप में ऑफ का, के, की पोजेशन दिखा रहा होगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा। और बाकी ऑफ एक ऐसा ये प्रेपोजिशन है बेटा जो पोजेशन और इससे रिलेट करती है, जिसे मैं नाउन टॉपिक में भी पढ़ाता हूं। तो जिन बच्चों का नाउन नहीं हुआ है, ठीक है, और यूज ऑफ हाँ, नाउन टॉपिक में भी होता है, नाउन टॉपिक में भी, ठीक है, पढ़ाया जाएगा। तो जिनका नाउन हो चुका है वो नाउन टॉपिक में जानते होंगे, जिनका नहीं हुआ बेटा याद रखिएगा, क्योंकि नाउन से भी रिलेट करता है, कैसे वो नाउन की बातें हैं यहां। तो ये वहां पर भी एक काम करता है जिसको हम वहां पर पढ़ें। तो यहां तो मैंने सिंपल तरीके से इसको बताया कि पोजेशन वगैरह में इसमें यूज होता है, अदरवाइज आप प्रेपोजिशन में इसके एरर नहीं बना पाते, ठीक है। डन है, वेरी गुड। अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनो। अब है बेटा एक ओ डबल एफ ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, इसलिए मैंने इस ऑफ को बताया। तो इस ऑफ का मतलब है या तो में से, ठीक है, हाँ, या फिर क्या बात करोगे, का, के की पोजेशन को, और कुछ नहीं, ठीक है, वेरी गुड। तो अब क्या करें बेटा, अब आगे देखते हैं जरा चीजों को। ये ओ डबल एफ कब यूज होता है? देखो बेटा, सबसे पहला जब आप ओ डबल एफ का यूज करते हैं, ये दिखाता बेटा सेपरेशन को, मतलब अलग होना। यह क्या दिखा देता है? सेपरेशन को। इसका मतलब क्या होना? अलग होना, ठीक है, अलग होना। उस अलग होने में क्या है बेटा, चाहे वो नेचुरल अपने आप अलग हो या आप करो। अलग होना अपने आप का मीनिंग जानते हैं ना, खुद से, अपने आप, ठीक है। अपने आप का मतलब क्या होता है? खुद से। जैसे पेड़ से पत्तियां गिर रही है, अपने आप गिर रही है, एक नेचुरल प्रोसेस है बेटा, खुद से गिर रही है, सिंपल। या फिर, ठीक है, या फिर हटना, ठीक है, या कूदना। आप किसी चीज से हट गए, कूद गए, वो चीज भी होती है। तो सेपरेशन, अलग होना, या तो अपने आप कोई चीज अलग हो रही है। भाई गाड़ी चल रही थी, गाड़ी से टायर अलग हो गया, होता है ना, कई बार गाड़ी चल रही थी तो गाड़ी का टायर खुल जाता है कई बार, ठीक है। तो हमने बोला गाड़ी का टायर जो हो गाड़ी से अलग हो गया, तो अपने आप हो गया। पेड़ से पत्तियां गिर रही, अपने आप गिर रही है। या फिर बेटा हटना, आप दूर हट गए, ठीक है। कोई बंदा छत से कूद गया, छत से कूद गया, तो बेटा फॉल ऑफ, खुद गिर गया, फॉल, कूद गया, जंप ऑफ, दोनों में ऑफ है। तो इस तरीके से आप इसे यूज करते हैं। जैसे बेटा मैंने यूज किया, द लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। तो पेड़ से पत्तियां गिर रही है, तो मैंने क्या बोल दिया? द लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। तो ये चीज यहां पर है, खुद से, अपने आप, या बिकॉज ऑफ समथिंग कह सकते हो, ठीक है। हवा चल रही है, तेज चल रही है, तो ये बिकॉज ऑफ समथिंग हो सकता है, बिकॉज ऑफ समथिंग, किसी चीज की वजह से, किसी चीज की वजह से अलग होना, या आप खुद के जान पूछ के अलग हो रहे हैं, तब आप है। तो फॉलिंग ऑफ है, तो किसी चीज को हटाना, अलग करना, इसलिए बेटा आप इसे यूज करते हैं। डन है, आपने बोला ओके गुरुजी। नेक्स्ट देखो, ही जंप्ड ऑफ द रूफ। भाई अब क्या समझे? वो छत से कूद गया। ही जंप्ड ऑफ द रूफ, ही फॉल ऑफ द रूफ, तो वो छत से कूद गया। तो ये चीज आपने दे दिया भाई साहब एकदम से। नेक्स्ट देखो, द व्हील
केम ऑफ द कार। तो क्या हो गया, द व्हील केम ऑफ द कार। तो जो कार से है वो टायर क्या हो गया बेटा, अलग हो गया। तो आपने उस केस में भी ऑफ यूज कर लिया। ये भी आसान मुद्दा। अब ये तो कॉपी हो ही गया बेटा, इसकी साफ सफाई करते हैं। और यहां पे दूसरा, अच्छा याद रखिएगा, जो ऑफ है वो एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है। ठीक है, जैसे द स्विच इज ऑफ, अरे यार स्विच बंद है। अब मैंने बोल दिया ना, द स्विच इज नाइस, द स्विच इज ऑफ, स्विच बंद है। तो ऐसा बोलते हैं ना बेटा, स्विच बंद है तो ऑन ऑफ बोलते हैं, द स्विच इज ऑन, द स्विच इज ऑफ। तो ये चीज यहां पर बोलते हैं, द कंप्यूटर इज ऑफ, द लाइट इज ऑफ। तो लाइट बंद है, स्विच बंद है, लाइट बंद है, स्विच बंद है। ठीक है, तो ये बंद होना, जैसे बोलते हैं ना स्विच ऑफ स्विच ऑन, तो ये ऑफ और ऑन ये इस तरीके से भी यूज होता है। द कंप्यूटर इज ऑफ, कंप्यूटर बंद है, द कंप्यूटर इज ऑन, कंप्यूटर ऑन है। तो वहां पर ये जो ऑफ है बेटा, ये प्रेपोजिशन थोड़ी ना, ये एडजेक्टिव है, इसके बाद थोड़ी ना कुछ लिखा है। वेरी गुड। दूसरा बेटा, ठीक है, दूसरा ध्यान से सुनिएगा। अगर सर हम इसको इस तरीके से देखते हैं तो एक ऑफ होता है बेटा एडवर्ब, जिसका मतलब पता है क्या होता है, दूर, मतलब अवे। इसलिए आप बोलते हो सी ऑफ करने जा रहा हूं, तो कोई दूर जा रहा होगा जब आपसे, तो आप सी ऑफ करने जा रहे हो। तो मैंने बोला दे आर गोइंग अवे, वे दूर जा रहे हैं, दे आर गोइंग ऑफ, वे दूर जा रहे हैं। तो बेटा अवे के मीनिंग में भी ऑफ यूज होता है। तो मैं कहूंगा ना वे कहीं दूर जा रहे हैं, तो दे आर गोइंग अवे। आप बोलते हैं ना दे आर गोइंग अवे, हाँ, तो उस अवे की जगह आप ये बोल गए पेपर में दे आर गोइंग ऑफ, दे आर गोइंग ऑफ। तो वो ऑफ भी वहां पर क्या है, सही है, वो एडवर्ब है बेटा। फिर यहां पर अब ये प्रपोजिशन क्यों, दे आर गोइंग वेयर, दे आर गोइंग देयर, वहां दे आर गोइंग ऑफ, दे आर गोइंग अवे। तो यहां ऑफ जो है ना एडवर्ब है, प्रपोजिशन होती तो बेटा इसके बाद ऑब्जेक्ट होता। तो यहां ये क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। ठीक है, एडवर्ब बन गया, ये ध्यान रखना है। अब जो ऑफ है वो एक फ्रेजल वर्ब में बहुत ज्यादा यूज होता है। इसकी एक फिक्स होता है, जैसे बेटा लुक आफ्टर, देखभाल करना, तो लुक में आफ्टर फिक्स होके अलग मीनिंग देगा ना। ऐसा ही आप बोलते हो बेटा पुट ऑन, पहनना, पहनना, पुट ऑफ हटाना, उतारना। शर्ट उतार दो, चलो मैं धो रही हूं, मम्मी ने बोला बेटा ला शर्ट उतार के दे दे, मैं धो देती हूं। पुट ऑफ योर शर्ट, पुट ऑफ योर शर्ट, पुट ऑन योर शर्ट, पुट ऑन पहनना, पुट ऑफ योर शूज, अपने जूते उतार दो। ठीक है, तो आप ऐसे बोलते हो ना, पुट ऑफ योर शूज, पुट ऑन योर शूज, जूते पहन लो, जूते उतार दो। इस तरीके से बेटा पुट ऑन या पुट ऑफ यूज किया जाता है। ठीक है, स्पोकन में ऐसे भी होता है बेटा, आई एम ऑफ नाउ, ओ भाई आई एम ऑफ नाउ, मैं अब थक गया। ऑफ एडजेक्टिव होता है यहां, जैसे आप बोलते हैं ना द स्विच इज ऑफ, ठीक है, द कंप्यूटर इज ऑफ। आप अपने लिए अगर कभी बोलो ना, ओ भाई आई एम ऑफ नाउ, आई एम ऑफ नाउ, मतलब थका हुआ, आई एम ऑफ नाउ, मैं अब थक गया यार, आई एम ऑफ नाउ। तो आई एम टायर्ड नाउ बोलते हो ना आप, आई एम टायर्ड नाउ, आई एम ऑफ नाउ। तो ऐसे स्पोकन में इसे यूज कर लिया जाता है। स्पोकन का मतलब आपसे वैसे इस मीनिंग में भी यूज करते हैं कई बार, इस फ्रेज में। तो ये सिर्फ जानकारी के लिए है, पेपर के लिए कोई वास्ता नहीं बेटा इसका, कि आप जब थक जाओ तो हम स्पोकन में ऐसे भी बोल देते हैं बेटा, आई एम ऑफ नाउ, आई एम ऑफ नाउ। ठीक है, तो ये ओ डबल एफ का कमाल है बेटा, ये ओ डबल एफ का कमाल है। हे प्रभु, ठीक है, ये मिटा दूं,
आ जाओ जी। कॉपी हो गया ना। चलो अब अगला क्या है, अगला है मेरे पुत्र, बड़े ध्यान से सुनना, यूज ऑफ फ्रॉम और यूज ऑफ सिंस है। गुरुजी फ्रॉम और सिंस एक साथ करा रहे हो? हाँ बेटा, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है क्योंकि दोनों आपस में बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। तो पहले फ्रॉम और सिंस को मैं समझाता हूं। देखो बेटा, पहला फंक्शन मेरे पुत्र, फ्रॉम जो है ना, उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम आता है। पॉइंट ऑफ टाइम आता है मतलब कब काम चालू हुआ। 9:30 बजे से पढ़ा रहा हूं, 10 बजे से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज है यहां पर बेटा। तो फ्रॉम के बाद जो है पॉइंट ऑफ टाइम आता है, लेकिन वो पॉइंट ऑफ टाइम पता है क्या होता है बेटा, चाहे वो पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट का हो चाहे वो फ्यूचर का हो, दोनों आते हैं। देख रहे हो, जैसे आपने मुझसे कुछ पूछा, मैंने बोला बेटा फ्रॉम मंडे, फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट। अच्छा मंडे भी आया? मंडे तो नहीं आया गुरुजी। फ्रॉम मंडे मतलब फ्यूचर वाला मंडे मैं बोल रहा हूं बेटा। मैंने बोल दिया फ्रॉम 2025, बेटा 2025 से ऐसा करेंगे। तो यहां फ्यूचर का भी टाइम हो सकता है और यहां बेटा पास्ट का भी टाइम हो सकता है, मतलब पास्ट टाइम भी हो सकता है ये, और यहां फ्यूचर टाइम भी हो सकता है। ये दोनों टाइम लेता है फ्रॉम। तो आप ये बोल दो फ्रॉम 2000 से, अब वो 2000 तो पास्ट है, और मैं बोल दूं मेरे बच्चे फ्रॉम 2030 से, वो फ्यूचर है, तब भी ये चलेगा, दोनों में आता है, ठीक है, पहली बात। लेकिन मेरे पुत्र सिंस जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम लेता है। वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम लेता है, और ये आपको टेंसेज में नजर आ जाता है, और ये आपको टेंसेज में नजर आ जाता है। चलो समझते हैं बेटा कैसे। तो इसके बाद फास्ट है, जैसे आपको ये बोलना है मेरे पुत्र वो 7 बजे से पढ़ रहा है, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं। वो 7 बजे से पढ़ रहा है, क्योंकि बेटा 7 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम में पास्ट का, 7 बजे से पढ़ रहा है, तो बेटा 7 बजे से पढ़ रहा है तो पास्ट वाला 7 है ना, तो वेरी गुड। तो आप ये बोल दो सपोज ही हैज बीन प्लेइंग, वो खेल रहा है, या ही हैज बीन स्टडिंग, ही हैज बीन प्लेइंग, आपने ऐसे बोल दिया फ्रॉम 7 o'clock, तो ये सही हुआ बेटा, फ्रॉम 7 o'clock, फ्रॉम 7 o'clock, या आप बोल दो बेटा सिंस 7 o'clock, वो 7 बजे से पढ़ रहा है, तो ये दोनों ही सही है पुत्र, क्योंकि ये पास्ट का टाइम है। अच्छा आपने बोला गुरुजी मैं वहां रह रहा हूंगा 2030 से, पेपर में यहां तो दोनों सही है बेटा, लेकिन आप ये बोल रहे हो मेरे पुत्र आई विल हैव बीन लिविंग देयर, आई विल हैव बीन लिविंग देयर, मैं वहां रह रहा हूंगा। हाँ आपने यूज किया बेटा फ्रॉम या सिंस, सपोज 2026 बेटा, अभी के हिसाब से तो फ्यूचर टाइम हो गया गुरुजी। हाँ, और मैंने अभी आपको बोला अगर फ्यूचर टाइम है तो बेटा फिर सिंस गलत, फिर फ्रॉम, बस दोनों में इस तरीके से, ठीक है, वेरी गुड। अब है यहां पर एक बच्चे का क्वेश्चन शशि कि सर पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन या पीरियड जो है टाइम का, वो पता कैसे चलता है? उसका पता करने का बड़ा आसान तरीका है मेरे पुत्र। अगर मैं आपसे पूछूं काम कब चालू हुआ, मुझे उसका स्टार्टिंग पॉइंट बताओ, काम कब चालू हुआ, वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा बेटा। अच्छा एक बात बताओ, काम को होते हुए कितनी देर हो गई, वो ड्यूरेशन। मैं बताता हूं, देखो जैसे मैंने बोला वो 7 बजे से खेल रहे हैं, तो कब खेलना चालू किया उन्होंने? 7 बजे। खेलते खेलते कितनी देर हो गई सर? 3 घंटे हो गए, ये ड्यूरेशन है बेटा। बहुत आसान है पहचान, कैसे पहचानोगे? काम कब चालू हुआ, कब चालू हुआ या कब होगा? 2026 में चालू होगा सर, पॉइंट है। 2020 में हुआ था सर, पॉइंट है। 2 बजे चालू हुआ था सर, पॉइंट है। सर दिवाली पे चालू हुआ था, पॉइंट है। सर होली पे चालू हुआ था, पॉइंट है। सर बचपन से चालू हुआ था, बचपन में, पॉइंट है। काम कब चालू हुआ या कब चालू होगा, पॉइंट है। काम को कितनी देर हो गई चलते हुए? 2 घंटे हो गए सर, 20 साल हो गए सर, बहुत से साल हो गए सर, सालों हो गए सर, ये सब ड्यूरेशन। आसान हो गया बेटा। तो ड्यूरेशन और टाइम जो है अब आपके उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो गया भाई? तो काम कब चालू हुआ, वो पॉइंट। आसान, बहुत बड़ी। तो ऐसे आप पता करोगे। तो ये हुआ बेटा सिंस
और फ्रॉम का पहला पॉइंट जिस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाएगा पेपर वाला, आप तुरंत पहचान लोगे। अगर पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम में बेटा तो दोनों सही, 7 बजे से पढ़ रहा है तो 7 बजे से पढ़ रहा है तो पिछला है पास्ट ईयर। फ्यूचर में कभी भी सिंस नहीं आता, सिर्फ फ्रॉम, है ना। तो फ्रॉम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस में आ जाएगा, लेकिन सिंस सिर्फ प्रेजेंट पास्ट में आएगा, सिंस फ्यूचर टेंस में नहीं आएगा, है ना बेटा। चल, तो उसी टाइम को यहां देखना। नेक्स्ट, अब अगर मैं, ये तो हो गया बेटा सिंस और फ्रॉम का पहला पॉइंट। अब सिंस और फ्रॉम पे, इन पे बेस्ड एक एरर हो रहेगा, जो मैंने अभी समझाया वो पॉइंट नंबर 2 में बता देता हूं मैं। देखो बेटा, सिंस हो वो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम लेता है, और मेरे शेर पुत्र फ्रॉम हो वो पास्ट या फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम लेता है। तो बेटा पास्ट के केस में तो दोनों आ सकते हैं, हाँ, लेकिन फोर, FOR, फोर के लिए के मीनिंग में तो यूज होता ही होता है, वो बाद की बात है, समझाऊंगा अलग से। लेकिन बेटा फोर जो होता है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम यूज होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब चाहे वो ड्यूरेशन बेटा पास्ट की ड्यूरेशन हो, चाहे वो ड्यूरेशन फ्यूचर की हो, दोनों के लिए। तो इन तीनों का ध्यान रखना आपने। इसका मतलब छुटकू मियां, ये भी पेपर में एरर हो सकता है अगर बेटा मैं ये बना दूं, ही हैज बीन प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग, हाँ, फॉर फॉर मॉर्निंग या तो सिंस मॉर्निंग या फ्रॉम मॉर्निंग, फोर नहीं आएगा। काम कब चालू हुआ? सुबह। काम को चलते हुए कितनी देर हो गई? काम को चलते हुए कितनी देर हो गई? जैसे अब मैंने बोला बेटा, सपोज करो फोर या सिंस, हाँ 2 आवर्स। बेटा काम को चलते हुए कितनी? 2 घंटे हो गए सर, ये तो ड्यूरेशन है 4। अच्छा, फोर या सिंस दिवाली। बेटा काम कब चालू हुआ था सर? सर दिवाली पे चालू हुआ था गुरुजी, हाँ तो सिंस दिवाली। फोर या सिंस चाइल्डहुड, कब चालू? बचपन से रह रहे हो यहां, हाँ तो कब चालू हुआ था? रहा रहना बचपन में सर। चलो, सिंस या फोर, हाँ आपने लगाया, हाँ मैनी मंथ्स, कई महीनों से, बेटा तो फिर ड्यूरेशन हो गई 4। 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, मैनी मंथ्स, मैनी ईयर्स, ये तो ड्यूरेशन हो गई। तो आप ड्यूरेशन में और इसमें, तो यहां ये आ सकता है बेटा, तो फ्रॉम आ सकता है यहां, ठीक है, सिंस जहां पास्ट के रेफरेंस दे रहे हैं। लेकिन बेटा कभी भी याद रखिएगा, ये एरर भी उल्टा सीधा कर देगा वो, तो उल्टा सीधा जब भी देगा आप उसको लिए तैयार रहेंगे। सर हम तैयार हैं, ठीक है, करो बेटा कॉपी। ये कॉफी आएगी, कॉफी पियोगे भाई? नहीं गुरुजी, सेंटेंस की मीनिंग निकालने में दिक्कत आती है मोहित। बेटा सेंटेंस की मीनिंग निकालने में दिक्कत तो आती है, मान ली बात, लेकिन कब तक? उत्तर जब इतने सारे टॉपिक हो गए उसके बाद तो मीनिंग निकालने में दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इतना कुछ है बताने को, जब सारी सबके मीनिंग निकालना ही तो सिखा रहा हूं मैं कभी भी ऐसा नहीं होता बेटा किसी सेंटेंस का बिन मीनिंग बताए आगे बढ़ता हूं। फिर वो दिक्कत कब तक आएगी? अगर सारी क्लास अटेंड की है तो दिक्कत तो आएगी नहीं बेटा। तो अगर आप हर सेंटेंस का मीनिंग देखते हुए चल रहे हो, हर चीज को समझते हुए चल रहे हो, तो ग्रामर के बाद तो नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल। टेंस में फ्रॉम का यूज क्यों नहीं करते? सिंस के करते हैं बेटा, और मैं पढ़ाता भी हूं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में यूज ऑफ फ्रॉम जब मैं पढ़ाता हूं तो बताता हूं कि आप इसको यूज कर सकते हैं। प्रेपोजिशन और टेंस में बता देता हूं, और ना प्रेपोजिशन में बता देता हूं।
सर प्रैक्टिस बैच लेना जरूरी है, काम चल सकता है। काम तो चल सकता है बेटा, लेकिन काम चलाओ मत ना, अच्छा करो। मैंने बोला प्रैक्टिस जितनी करो उतना अच्छा। क्या यहां पर बैच में प्रैक्टिस नहीं होती है? तो प्रैक्टिस बैच में और प्रैक्टिस होती है। क्वेश्चंस कम पड़ गए क्या? बहुत सारे क्वेश्चंस है बेटा, बहुत सारे सेंटेंसेस है, प्रैक्टिस कभी कम थोड़ा। इसका मतलब एक काम करो, तुमने बैच ले लिया, हाँ मैंने प्रैक्टिस करा दी, हाँ बस रोक दो, फिर पेपर देने क्यों नहीं चले जाते? मॉक टेस्ट क्यों देते हो? बेटा एक बात बताओ, कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए आपको? अरे जब तक पेपर ना आए। एक बात बताओ, एक बैट्समैन ये कह रहा है कितनी बॉल खेलूं सर दिन की? अरे भाई जितनी ज्यादा से ज्यादा खेल सकता उतना अच्छा है। समझ में आई बात? जितनी ज्यादा से ज्यादा खेलोगे उतना अच्छा है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे से बेहतर खुद जानते हैं, आप खुद सोचिए। तो कुछ भी जो है वो कुछ भी करो बेटा। बच्चे देखो, एक तो कॉम्प्रिहेंशन अभी कराऊंगा, आपको बताऊंगा भी, ये बुक लोगे इसमें कॉम्प्रिहेंशन भी है, प्रैक्टिस करोगे, बुक खत्म करनी है। बैच पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस बैच पढ़ रहे हो, मेरे पुत्र आपकी बात कतई जायज है। और एक बात से मैं ही नहीं, बच्चे भी नाखुश थे, धरना भी किया था, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल सहमत भी। एक बात बताइए, आपकी कट ऑफ देखिए आपने कितनी गई? यार इतनी कट ऑफ जाने का कोई सवाल पैदा होता है? इतनी कट ऑफ जाने का कोई सवाल पैदा होता है? फिर बिल्कुल नॉनसेंस है। पहले आप ये लगाओ कि आप बेटा 2000 मैं आपको 11 के करीब की बात बता रहा हूं। सीजीएल में ऐसा होता था पुत्र, 200 में से आप 80 नंबर ले आओ, आपका प्री क्लियर हो जाता था। आप 200 में से 80 नंबर ले आओ, आपका प्री क्लियर हो जाता था। 2011 की बात है, 2011 की बात है बेटा। अब आप उसका कंपैरिजन देखिए। अब ऐसा होने लग रहा है कि भाई साहब ये तो भाड़ में गया। अब तो आप 80 भी क्या 90% प्लस मार्क्स लेके आओ। अरे साला स्कूल थोड़ी ना है कि सेम सिलेबस है, सेम वो है। तो इतनी मजबूरी होगी, मतलब एक बच्चा ये मान के चलो, मैथ्स में वो 95% प्लस मार्क्स लेके आ रहा है, इंग्लिश में वो 95% प्लस मार्क्स लेके आ रहा है, वो रीजनिंग में 95 प्लस मार्क्स लेके आ रहा है, तब भी उसको जीएस की तगड़ी सपोर्ट चाहिए। तब जाके वो अपने आप में देख पा रहा है कि हाँ मैं हूं इस चीज में कि मैं जाके नौकरी ले लूं। कंपटीशन भाई साहब इतना वाहियात लेवल पे पहुंच चुका है कि वो दुख है। पेपर आसान आता है ठीक है, लेकिन भाई साहब जब ये आसान सिलेबस भी इतना हो जाता है तो वो भी अच्छा खासा अपना टाइम कंज्यूमिंग करता है। तो उसको चीजों में दिमाग में रखा गया, ठीक है। रूट वर्ड होगा बेटा वॉल्यूम 2। समझ में आई बात? तो पुत्र मेहनत करो, बस पढ़ने के अलावा कुछ मत करो। मैं ये कहूंगा किसी की चिकनी चुपटी बातों में मत आना कि ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ज्यादा रिवीजन करके क्या करेगा, कम में काम चल जाएगा। मैं तो 4 ही घंटे पढ़ता था, मैंने तो पेपर निकाल लिया। ओ भाई तेरा दिमाग ज्यादा होगा, अपने दिमाग के हिसाब से चलो बेटा। तो 4 घंटे में पेपर निकाल गया, मुझे 10 लग रहे तो मैं 10 लगाऊंगा। समझ में आई बात? अपने अपने दिमाग का खेल है, अपने अपने कैपेसिटी का खेल है, उस हिसाब से चलना। दूसरे के चढ़ाव में आने की जरूरत नहीं। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता मेरे शेर। चलो बेटा तीसरी बात देखते हैं। सर फ्रॉम और कहां आता है? एक और चीज होती है बेटा जिसमें फ्रॉम आता है। फ्रॉम आता है मेरे बच्चे सेपरेशन को दिखाने के लिए। ठीक है, सेपरेशन को दिखा। अच्छा एक चीज बताओ, सेपरेशन की स्पेलिंग ये होती है, सेपरेशन की स्पेलिंग ये होती है, एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, या सेपरेशन की स्पेलिंग ये होती है, तीसरा ऑप्शन, या सेपरेशन की स्पेलिंग ये होती है, चौथा ऑप्शन। चारों में से ऑप्शन बताना बेटा, चारों में से ऑप्शन बताना। अभी मैं जो सिखाना चाह रहा हूं आज पता चल जाएगा आपको।
बताओ जी। आ गया बेटा जवाब, आ गया मेरे शेर जवाब। जबकि जबकि अभी 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 पिछला पेज था या वो यही पेज था? अच्छा, इसमें मिटा दिया मैंने, शायद मिटा दिया ना, वरना दिखाता अभी। अभी अभी जबकि थोड़ी देर पहले, अब अपना पेज पलटिए, आपने अभी अभी जस्ट सेपरेशन की स्पेलिंग लिखी थी। मतलब इसका जवाब भी 70% स्टूडेंट्स ने ठीक दिया है, बाकी सबने गलत दिया है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? यही है बेटा वो प्रैक्टिस। हर एक का दिमाग सेम नहीं है, हर चीज हर एक के लिए बराबर नहीं है। कोई ये पूछेगा सर ये क्या बकवास पूछ, पेपर में पूछी गई है सेपरेशन की स्पेलिंग, अलग होना सेपरेशन पेपर में पूछी गई है, पर अभी जस्ट मैंने लिखी थी। इसका मतलब बेटा एक बार पढ़ना काफी नहीं होता कि हर एक बच्चे के लिए। कईयों को बार बार रिवाइज करना पड़ता है, भूलते हैं, कईयों को क्लास दोबारा देखनी पड़ती है। तो कोई नहीं पूछ रहा आपसे कि आप क्या करते हो क्या नहीं, सब पूछेंगे रिजल्ट कैसा रहा। तो कोई एक बार पढ़ के समझे, 2 बार या 3 बार, बेटा अपने हिसाब से पढ़ते रहो। इसमें दिल छोटा करने की बात नहीं, ओ यार मेरा तो ये भी गलत हो गया, बस उन चीजों को ध्यान में दो। इसीलिए प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं। तो ये जो क्वेश्चन आप पूछते हो ना, प्रैक्टिस बैच जरूरी है क्या सर, प्रैक्टिस बुक लेनी जरूरी है क्या, प्रैक्टिस करनी जरूरी है क्या, मॉक टेस्ट लगाने जरूरी, बेटा हर चीज जरूरी है। प्रैक्टिस बैच निकाल रहा हूं ना, तो बच्चे डिमांड कर रहे होंगे, मैं खुद से क्यों निकालूंगा, पढ़ रहे होंगे, मैं भी नए क्वेश्चंस, अलग क्वेश्चंस बना रहा हूं और असाइनमेंट बना रहा हूं, मैं भी मेहनत कर रहा हूं, आप भी हर चीज में बुक भी लेनी है, वोकैब हो या सारी बुक भी याद करनी है, बुक से प्रैक्टिस भी करनी है, जो मैं करा रहा हूं वो भी प्रैक्टिस करनी है, बैच में भी प्रैक्टिस करनी है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बैच में प्रैक्टिस करनी है। तो जितनी देर हो सके पूरा समय अपना सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में बताइए। देखो बेटा चलिए आते हैं सर, ऑफ फ्रॉम भी जो है वो सेपरेशन को दिखाता है गुरुजी, हाँ, लेकिन सर OFF ऑफ ने भी सेपरेशन को दिखाया था भाई, ऑफ ने भी तो दिखाया था। तो वो चीज और ये चीज कैसे, मतलब क्या प्रोसेस बनेगी इसकी? देखो बेटा ये जो सेपरेशन होता है ये होता है नेचुरल। जैसे बेटा पेड़ से पत्तियां 2 हिसाब से गिर सकती हैं, तो आंधी आई, बहुत तेज हवा चली, आपने पेड़ हिला दिया, पेड़ से पत्तियां गिर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पुत्र, एक होता है कि पेड़ जब आप देखते हो पतझड़ आ गया, ठीक है, आपने बोला जी सर, या वो पेड़ की जो पत्ती है वो सूखी, हाँ, और एक नेचुरल तरीके से टूट गई, उसके लिए फ्रॉम होता है। लेकिन अभी पेपर में हमें थोड़ा ना पता चलेगा सर फ्रॉम हो रहा है या ऑफ हो रहा है, तो फिर तो दोनों सही। पेपर में क्या है बेटा, दोनों सही। लेकिन जैसे मैंने बोल दिया, द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री या दी लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, बेटा आपको दोनों के दोनों ही पेपर में सही लेने होंगे, एरर मत कर देना किसी में। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, मैंने कहा था ना जहां एक प्रेपोजिशन आती है वहां दूसरी भी आ सकती है। तो ये फ्रॉम और ऑफ यहां दोनों हो सकते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ये ऑफ क्या है, ऑफ होता है बेटा अदर रीजन, कोई और कारण रहा होगा, नेचुरल नहीं, बिकॉज ऑफ समथिंग, किसी चीज की वजह से, अदर रीजन या बिकॉज ऑफ समथिंग। और वहां मैंने क्या बोला बेटा कि नेचुरल प्रोसेस। ठीक है जी, वेरी गुड, आसान। गुरुजी मॉक में नए वर्ड्स आ जा रहे हैं, तो बेटा नए वर्ड्स को हमेशा स्वीकार करो, हाथ जोड़ो कि आइए प्रभु याद कर लेता हूं। वोकैब से कभी पंगा नहीं लेते और दिल नहीं तोड़ते, ठीक है, दिल नहीं तोड़ते वोकैब के लिए कि नया वर्ड आया तो याद कर डाल, मॉक में नया वर्ड आया याद कर डाल। अच्छी बात है मॉक में नए वर्ड मिल रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि और अच्छे नए वर्ड आपको याद हो रहे हैं। इसका मतलब आपने पहले जो किताब है ना वो कह की खत्म नहीं की, किताब खत्म करके जा, मॉक में तेरे को सेम वर्ड नजर आएंगे, नहीं नजर आएंगे, डन है। चलो बेटा, तो ये हुआ ऑफ। और फोर्थ, फ्रॉम बेटा नॉर्मल मीनिंग में भी यूज होता है, ठीक है, से, जैसे उसने मेरे से हाँ 10 रुपए लिए थे, उसने मेरे से कुछ पैसे लिए थे, तो ही टुक सम मनी फ्रॉम मी। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा ना ऑफ मी
नहीं ना बेटा, मैं क्या बोलूंगा? फ्रॉम मी। ही टुक सम मनी ऑफ मी, नहीं, ही टुक सम मनी फ्रॉम मी, मुझसे कुछ पैसे लिए थे, मुझसे कुछ पैसे लिए थे, तो आप क्या लगाओगे बेटा? फ्रॉम। मुझसे कुछ पैसे लिए थे। डन है। अच्छा, लेटर, हाँ, फ्रॉम द बॉय, देखो, अ लेटर फ्रॉम द बॉय, उस लड़के से जो लेटर मुझे मिला है ना, अ लेटर फ्रॉम द बॉय इज ऑन द टेबल, टेबल पर है। लेटर जो उस लड़के से मुझे मिला है, जो उस लड़के से मुझे मिला है, द लेटर फ्रॉम द बॉय। अच्छा, उस लड़के का लेटर, द लेटर ऑफ द बॉय, द लेटर ऑफ द बॉय, उस लड़के का लेटर। तो अब इस लेटर पर अधिकार किसका है? इस लड़के का अधिकार है। द लेटर ऑफ द बॉय इज ऑन द टेबल, लड़के का जो लेटर है ना, हाँ, वो टेबल पर है, दे दो उस लड़के को। तो बेटा लड़के, उस लड़के से लेटर मिला है, उस लड़के से लेटर रिसीव हुआ है, और उस लड़के का लेटर है ये। तो दोनों में मीनिंग में फर्क समझ आ रहा है ना? उस लड़के से लेटर आया है, ठीक है, और उस लड़के का लेटर है, मतलब लिखा किसी और ने है और उस लड़के का है, तो आप उसे वापस कर दीजिए। ठीक है मेरे शेर। कभी कभी पता है मुझे क्या लगता है, मतलब मुझे ये एहसास होता है बेटा कि मैं पढ़ा रहा हूं, अच्छा पढ़ा रहा हूं, हाँ ठीक है, रैंक 1, 100% मार्क्स, इंग्लिश में इतने स्टूडेंट्स के दिलाए हैं मैंने, उस टीचर के पास आप पढ़ रहे हो, आप में से रैंक निकलेंगे, तो फिर आप क्यों फेल होंगे? ये मैं किसी बच्चे को पॉइंट नहीं कर रहा हूं, बुरा मत मानना मेरी बात का। मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे सेम टीचर से पढ़ के टॉपर निकल रहा है, और सेम टीचर से पढ़ के फेल भी तो हो रहा है कोई। तो टीचर ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी होगी ना? कसर कहां रही होगी? कसर रही होगी आपने वोकैब याद करने में कसर छोड़ी हो, कहीं ना कहीं तो कुछ रिवीजन में कसर छोड़ी हो, जितनी बोलेगी उतनी प्रैक्टिस नहीं की हो, कुछ तो कसर छोड़ी हो। और जो बच्चे ने निकाला, जैसे रैंक 7 की बात करते हैं, ठीक है, 7 जो बच्चा था उसका मैंने जब इंटरव्यू लिया था, उस टाइम पे पहली बार ऐसा हुआ था, मैं शायद गोवा गया होता एक फ्रेंड की शादी में, पहली बार, हालांकि मैं घूमने उमने ज्यादा जाता नहीं हुआ, आपने देखा हो। लास्ट छुट्टी कब की है मैंने? तो मैं हाथ जोड़ के पकड़ पकड़ के 2-2 क्लास लेता रहता हूं मैं, सर छुट्टी कब की है? आप याद करके देखो बाजी, साला ट्रैफिक में फंस गया, लेट हो गया, यही चलता है मेरा, बस लेट हो गया मैक्सिमम। आप देखो ना, कब जयदीप सर ने ये बोला बेटा मैं छुट्टी कर रहा हूं, मैं घूमने जा रहा हूं? कभी दिमाग पे जोर डालो, कभी इंस्टा पे मेरी घूमने की कोई वीडियो देखी है? या तो क्रिकेट खेलता हुआ नजर आ जाता हूं, या मजाक मस्ती की वीडियो डाल देता हूं, या जिम कर रहा हूं वो वीडियो वगैरह शूट करके डाल दी। वो गोवा की एक वीडियो दिखेगी बस तुम्हें, वो भी दोस्त की शादी थी, जाना जरूरी था, जिगरी दोस्त था बचपन का। सोच के देखो, सोच के देखो कब की, कि भाई घूमने गए हैं जयदीप सर, ये हो गया। समझ में आई बात? अभी जैसे मंडे को था, कोई था वो प्रेपोजिशन मेरे को चालू करना था, लेकिन कुछ बच्चे थे उनका एक टॉपिक अटका पड़ा था, पहले मैंने वो पूरा कराया, तो मंडे एक बैच को मैंने शायद ब्रेक दिया था, फिर ट्यूसडे उनकी क्लास ली थी। ऐसे होता है बेटा, ये मत मानना सर ने छुट्टी किया तो क्या पूरे दिन क्लास ही नहीं ली मैंने, या 9:30 बजे से नहीं ले सकता था, बस वो हमें एक टॉपिक था एक बैच का, वो उसमें फंसा पड़ा था, वो मुझे कंप्लीट कराना था, इसलिए एक बैच को रोका और दूसरे बैच को बुलाकर उस टाइमिंग उस टॉपिक को खत्म किया। जयदीप सर कहीं नहीं गए, यही है, कहीं नहीं गया मैं यही हूं। आपसे भी कोई पूछे ना क्या करते हो, तो पढ़ते रहते हैं, है ना? क्या करते हो? पढ़ते रहते हैं। मेरे से कोई क्या करते हो? या पढ़ाता हूं, क्रिकेट खेल लेता हूं, जिम कर लेता हूं, हाँ भाई एक्सरसाइज का पार्ट है, वो भी करना जरूरी, वरना क्या फायदा फिर, हाँ, और खत्म खत्म। तो वो है उम्र के साथ चीजें सीरियस हो। पहले आपको पता, मैं हर क्लास में नया कपड़ा पहनता था, हर एक, मेरी वीओडी वगैरह जो पड़े होंगे ना, बहुत पुराने बैचेस देखना, हर एक क्लास में नया कपड़ा, इतने सारे कपड़े ले लेते, इतने सारे कपड़े ले लेते। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, मैंने कपड़े ना तेरी, तो अब शौक छूट गया, क्यों? सीरियसनेस आती जाती है, मैच्योरिटी आती है तो सीरियसनेस आती जाती, वो सीरियस होते जाते हो, बचकाना हरकत है। आपने देखा हो अभी 1 मिलियन हुई यूट्यूब पे, मैंने क्या किया? भगवान के पास मंदिर में गया, हाथ जोड़ गया, वहां गरीबों को खाना खिलाया, केक कटिंग ऐसी की तैसी, केक क्यों काटे? खावा खा का खर्चा, दोस्त यारों को पार्टी देनी, भाई वैसे खा लो,
काहे का केक कटिंग, बह बह बह, भारतीय तो संस्कार भी नहीं है केक कटिंग के। तो अब जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगी, लिख के ले लो बेटा, आप ऐसे ही समझदार हो जाओगे। लेकिन आपको मैच्योरिटी से पहले समझदार होना है, क्योंकि साला जमाना बदल गया। मैं तो इस उम्र में आके मैच्योर हो गया, आपको और ज्यादा होना है। मेरी एज में और आपकी एज में शायद 10 साल का तो फर्क होगा बेटा। 10 साल आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है और लाखों स्टूडेंट पढ़ाए हैं, उन सबका एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको। जल्दी से मैच्योर हो जाओ, क्योंकि वो हमारा समय था, हम थोड़ा लेट मैच्योर हुए, संभल गए। लेकिन आप लेट अगर मैच्योर हुए ना, तो यहां जगह नहीं मिलेगी फिर। तो समय से पहले ही मैच्योर हो जाए। जैसे फर्स्ट ईयर का बच्चा भी लगा पड़ा है यहाँ, सेकंड ईयर का भी है, फाइनल ईयर का भी है, 12वीं पास करते ही बेचारा बैठा हुआ, 12वीं क्लास का भी बच्चा इस बैच में बैठा हुआ, पहले से सीरियस हो रहे। तो वो चीज मैं आपको कह रहा था। हाँ बेटा, बताता हूं। 7th जो रैंक था ना उस बच्चे का, वो पहले लग गया था पढ़ने कॉलेज के फाइनल ईयर। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो 7th रैंक है, और वो रैंक 18 जो बच्ची जिसका इंटरव्यू लेता उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में था, जो एमटीएस और सीएचएसएल नहीं निकला, सीजीएल में रैंक 18। तो सोच के देखो। तो उसने कहा कि सर पढ़ता रहता था, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं। कहते हैं झूठ बोलते हैं जो ये कहते हैं ना 4-4 घंटे पेपर निकले, या फिर उनका दिमाग ज्यादा हाई फाई होता होगा। मैं तो गुरुजी पढ़ने के अलावा मैंने 1 साल कुछ नहीं किया, बस पढ़ा 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 पढ़ा। 1 साल पढ़ने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। तो इतना बढ़िया मेरे को लगा उसका जवाब कि कई बार बच्चा पास करता ना पेपर, बेटा झूठ भी फेंक देता है। कई बार झूठ भी थोड़ा समझ रहे हो ना, आप भी थोड़ा और कर ही देते हैं बच्चा। क्यों? ताकि दोस्तों में हवा बनी रहे। वो ये नहीं बताएगा पागल कुत्तों की तरह 14 घंटे दिन में पढ़ा, 10-10 घंटे पढ़। पता है क्या? नहीं सर, मैंने ना थोड़ा, बच्चा भी तो आ जाता है ना, थोड़ा रिफ्रेशमेंट है, सब बैठा है टीचर के सामने, इंटरव्यू दे रहा है, खुश है एक तो टीचर से मिलके, तो टीचर के सामने भी उसे अपने आप को थोड़ा अच्छा दिखाना होता है। ऐसा हो जाता है कई बार, नॉर्मल है, ह्यूमन नेचर है। बेटा कितनी देर सेल्फ स्टडी करते थे? नहीं गुरुजी देखो बैच पढ़ा, हाँ सेल्फ स्टडी मुझे ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी गुरुजी, और मॉक टेस्ट बस लगा लिए, बाद में मॉक टेस्ट लगा लिए सर, हाँ रिवीजन कर लिया सर नोट्स का, मॉक टेस्ट लगा लिया, हाँ और पेपर देने चला गया सर, ज्यादा कुछ नहीं किया। और तुम सुन रहे हो तो साला इतना आसान हो तो इसकी ऐसी की तैसी पहली बार में ना निकाल लूं मैं पेपर। मतलब सिलेक्टेड बच्चा इतना आसान तरीके से आपके सामने पूरी हलवा परोस गया, आपको ये लग रहा है यार इसकी तो ऐसा हो तो 1 साल में मैं ही ना पेपर निकाल दूं। क्योंकि भाई वो बताना नहीं चाह रहा, ना समझ पाओगे ना शब्दों में वो बयां कर पाएगा। उसका एक ही कहना, पढ़ने के अलावा 1 साल कुछ नहीं किया, बस। सब इंटरव्यूज का एक निचोड़ बता रहा हूं। तो बेटा इंटरव्यू जब आप देखते हो, सुनते हो, परखते हो, तो उससे मोटिवेशन लिया करो, ये कह रहा हाँ ये किया ये किया ये किया, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं किया, खत्म। बस पढ़ने के अलावा सीडीएस रैंक 1 जो आया था मेरा स्टूडेंट, सीडीएस रैंक 2 मेरा स्टूडेंट जो आया था, उसका क्या रहा? सर पढ़ने के अलावा कुछ नहीं किया, कोरोना में पढ़ा था, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं किया सर। तो सबका इंडिविजुअल एक ही नतीजा, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं किया। चलो अब ज्यादा भाषण हो गया आज की क्लास में, वापस आते हैं। बट उम्मीद करता हूं आप मोटिवेट हुए होंगे। पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करते सर, सो लेते हैं 7-8 घंटे, उसके बाद पढ़ते रहते हैं सर। आराम करने का मन है तो लेट गए, फिर उठे पढ़ने बैठ गए, लेट गए उठे पढ़ने बैठ गए। ठीक है, चलो। तो फ्रॉम है बेटा सेपरेशन, सेपरेशन होता है नेचुरल। नेचुरल सेपरेशन के लिए आप क्या करते हैं, आपने ये बता दिया। फ्रॉम जो है वो इस तरीके से भी यूज होता है कि उसने मेरे से इतने पैसे लिए थे, उसने मेरे से इतने पैसे लिए थे। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आ जाओ बेटा, इतना काफी है। और आप हैं समझदार व्यक्ति, बाकी मेरी भावनाओं को समझ रहे होगे, है ना? क्योंकि आपके माँ बाप भी आपके साथ इतने जुड़े नहीं है, और तुम भी बड़े बच्चे हो गए, माँ बाप तुम्हें डांट ही नहीं सकते, और ना तुम उनकी सुनते हो जितनी मेरी जबरदस्ती सुनते हो लोगे कम से कम। नेक्स्ट देखो बेटा, एक नीचे नोट लिखना। तो आपके माँ बाप भी तो आशीर्वाद देंगे मेरे को कि ठीक है गुरुजी हमारा काम आप कर रहे हो, क्योंकि हमारा तो भाषण सुनते नहीं। एक पिताजी थे, उनका मैं अभी उस पे व्हाट्सएप पे उनका मैसेज आया हुआ है कि सर आप सुना देते हो क्लास में, ठीक है। एक दिन मैं आपकी क्लास देख रहा था, अच्छा लगा मुझे कि हमारा काम आप कर रहे हो, हमारी तो नहीं सुनता ये। हम तो कहने लग जाते हैं तो माथे में सिलवटे डाल के उठ के चल देता है, पढ़ना है मेरे को। माँ बाप के तो नहीं सुनते हो तुम लोग, खैर है सुन लिया करो भाई थोड़ी थोड़ी। देखो जी, ऑफ ये फ्रॉम क्या होता है बेटा? एक होता है मेड ऑफ, यहां से क्वेश्चन पेपर बहुत देता है, और एक होता है मेड फ्रॉम। अगर मेड फ्रॉम कब आएगा गुरुजी और मेड ऑफ कब आएगा? अगर आपको मेड ऑफ करना है तो मेड ऑफ का यह मतलब होता है बेटा कोई रॉ मेटेरियल यूज करके आपने कोई चीज बनाई, तो वो रॉ मेटेरियल थोड़ा ना खराब हो जाएगा, वो तो सेम रहेगा। जैसे प्लास्टिक से बना है, हाँ तो प्लास्टिक है ना अभी भी इसमें, बिल्कुल है भाई। आपने लकड़ी का इस्तेमाल करके दरवाजा बना दिया, तो दरवाजा में अभी भी लकड़ी है। आपने लकड़ी का इस्तेमाल करके बेटा कुर्सी बना ली, कुर्सी में अभी भी लकड़ी है, वो लकड़ी तो वही रहेगी, कहां जाएगी, वो रॉ मेटेरियल वही है। तो इसमें क्या किया आपने? फिजिकल चेंज किया। क्या किया? फिजिकल चेंज किया, फिजिकल चेंज।
हाँ, तो आप जो ओरिजिनल है उसको देख रहे हो, उसको दोबारा से लगा सकते हो। जैसे आपने सोने से अंगूठी बनाई, हाँ तो वो भी वही है, वो सोने की अंगूठी है तो वो सोना तो वही है, कहां चला जाएगा पाजी? ठीक है, कहीं तो गई नहीं, सोना तो कहां चला गया, सोने की अंगूठी है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ केमिकल चेंज हो जाए, जैसे अब दूध से दही जो है बन चुकी है, मैं कह रहा हूं दही से दोबारा दूध बना दे, आप बोलोगे गुरुजी ये केमिकल चेंज है, मैं कैसे बना दूंगा? तो वो होता है मेड फ्रॉम केमिकल चेंज। तो मैंने बोला मेरे पास एक कुर्सी है, आई हैव अ चेयर, मेरे पास एक कुर्सी है गुरुजी, आई हैव अ चेयर, लकड़ी से बनी हुई, मेड ऑफ वुड। क्या बोलोगे आप? मेड ऑफ वुड, लकड़ी से बनी हुई, क्योंकि बेटा लकड़ी वही है, फिजिकल चेंज है, केमिकल नहीं। तो मेड फ्रॉम वुड मत बोलिए, मेड ऑफ वुड। अच्छा, अब मैंने बोल दिया द कर्ड, ठीक है। अब आपने द कर्ड, क्या स्पेशल दही नहीं, नॉर्मल दही बात कर रहा हूं, कर्ड, हाँ, इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब मैं मेड ऑफ मिल्क नहीं बोलूंगा, मिल्क रॉ मेटेरियल की तरह यूज नहीं हुआ है वहां, उसको अपने आप में केमिकल चेंज आए हैं, तो मेड ऑफ नहीं, मेड फ्रॉम। तो कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, ये याद रखिएगा। तो मिल्क से कर्ड आ जाएगा, कर्ड से मिल्क वापसी नहीं आएगी, वो रॉ मेटेरियल खत्म, वो नेचुरल कोई नहीं हुआ, वो केमिकल चेंज उसमें आ चुके हैं। ठीक है भाई, डन है ना इंटरेस्टिंग। एक और इस तरीके का नोट है जिसपे पेपर में क्वेश्चन बनाता है, लेकिन कभी ये मत सोचिएगा मेरे शेर कि सर पेपर में कुछ ऐसा आ गया जो हमने नहीं पढ़ा, ऐसे कैसे आ जाएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा, सब कुछ कराऊंगा, उससे बाहर कुछ नहीं, नोट से बाहर कुछ नहीं पेपर में। तो ऐसा मत सोचिएगा, आपके दिमाग में आता है ना, सच्ची सच्ची बताना, आता है ना सर कोई ऐसी प्रेपोजिशन आ गई जो हमें ना आती हो, होगा ही नहीं बेटा। कोई सेंटेंस आ गया जो हमें ना आता, होगा ही नहीं। याद तो करो। अब बच्चा एक ने 1500 वर्ड याद किए, कहते सर पेपर में कोई नई वोकैब आ गया, भाई गधे 1500 वर्ड तो याद हुए, और भी कर, आगे और भी तो कर। 1500 वर्ड याद करके कह रहा है तो आगे क्या? चलिए, एक होता है मेरे भाई डाई ऑफ, और एक होता है डाई फ्रॉम। बेटा डाई ऑफ होता है किसी भी बीमारी की वजह से मृत्यु, डिजीज, कोई भी बीमारी थी, डिजीज थी। फ्रॉम अदर रीजन, अदर रीजन, ठीक है, ज्यादा खून बहने से मौत हो गई, एक्सीडेंट में मौत हो गई, कुछ भी अलग। डाई ऑफ होता है बेटा डिजीज, जैसे मैंने बोल दिया ही डाइड ऑफ मिसल्स, ही डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है, तो आप ये बोल रहे हो, यहां डाइड फ्रॉम नहीं बोलोगे बेटा, आप ऑफ बोल दोगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल दूं ही डाइड फ्रॉम, ठीक है, एक्सीडेंट से मर गया, वो एक्सीडेंट से मर गया और एक्सीडेंट में मर गया, दोनों सही है, लेकिन बेटा यहां डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट नहीं हो, एक्सीडेंट में मर गया वो, इन एक्सीडेंट, और फ्रॉम एक्सीडेंट की वजह से मर गया। ठीक है, तो फ्रॉम लगा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम ऐसा। और एक चीज और मैं आपको समझा दूं बेटा, सारा ज्ञान एक तरफ और जो इससे मीनिंग सीखा ना वो एक तरफ। इस कंपनी से जो एक आदमी है ना, हाँ, उसने मेरे से कुछ रुपए लिए थे, इंग्लिश बनाने सेंटेंस की। इस कंपनी से है एक आदमी, हाँ सर, इस कंपनी से है वो आदमी जिसने मुझसे कुछ पैसे लिए थे, तो क्या बोलोगे आप? द मैन फ्रॉम दिस कंपनी। सर द मैन फ्रॉम दिस कंपनी बोलते ना, द मैन फ्रॉम दिस टीम, द मैन फ्रॉम दिस टीम, इस टीम से, द मैन फ्रॉम दिस कंपनी, सर इस कंपनी से है वो आदमी। हाँ, ऐसे नहीं बोलोगे बेटा, टुक सम मनी फ्रॉम मी, मेरे से कुछ पैसे लिए थे। तो पेपर में आया, आपने बोला सर ये तो परफेक्ट मीनिंग है। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। डिजीज बीमारी बेटा, डिजीज की हिंदी छोटो, बीमारी बेटा। मैसल्स क्या होता? खसरा होता बेटा, हिंदी में तो खसरा बोलते हैं इसको, मैसल्स को बोलते हैं खसरा। पूरी बॉडी आपने देखा लाल लाल दाने हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं एकदम रेड रेड, यूं दाने 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 दाने, खसरा। मम्मी से पूछना, मम्मी बताएगी खसरा क्या होता है।
ये दाने हो जाते हैं पूरी बॉडी पे, एकदम पूरी बॉडी लाल हो जाती है। तो बहुत कम चांसेस होते हैं इससे मरने के। वैसे ठीक है भाई, हु लगा सकते हैं। हाँ, हु आर फ्रॉम दिस कंपनी लिखना पड़ेगा ना, द मैन हु आर फ्रॉम दिस कंपनी, ऐसे लिखना पड़ेगा बेटा फिर, हु आर फ्रॉम दिस कंपनी। हाँ, कंट्री के लिए, ठीक है बेटा। चलो अब सर आई एम फ्रॉम इंडिया ऐसा बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, आई एम फ्रॉम इंडिया, बिल्कुल सही। सर एनडीए के लिए जो बैच है उसमें अलग से इंग्लिश नहीं पढ़ पाओगे, तुम पढ़ भी नहीं पाओगे। जिसने मेरे से इंग्लिश पढ़ ली वो दूसरे टीचर से पढ़ ही नहीं पाएगा कभी। उसका एक कारण है बेटा, ज्यादातर टीचर आप देखते हैं रूल से कराते हैं, मैं रूल से नहीं कराता। आपने मेरे से प्रेपोजिशन पढ़ा है ना, हाँ, या कोई भी टॉपिक आप दूसरे टीचर से पढ़ के देखना, आप बोर हो जाओगे, क्योंकि रूल जाएगा बेटा। फिर तो रूल वाली बात होगी, आप कर ही नहीं पाओगे। तो एनडीए का हो या कोई भी हो, नहीं पढ़ पाओगे, आप चाहकर भी नहीं पढ़ पाओगे। ये मेरा चैलेंज है, ये वादा है, नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपको आदत होगी है चीजों को जानने की, रटने की नहीं। अब जानने वाला आदमी क्या करेगा, कर ही नहीं पाएगा वो चीज। वो बोलेगा मतलब समझाओ ऐसा क्यों हो रहा है। जब कोई बोलेगा तुम उब जाओगे थोड़ी देर में। ठीक है जी, आए देखो हटाते हैं। तो ये हुआ भाई इसका। अब अगले पड़ाव को देखते हैं बेटा। अब कुछ प्रेपोजिशंस है, उनकी पोजीशंस बताता हूं भाई, ध्यान से सुनिएगा। पोजीशंस किस किस की, देखो अगर आपको पोजीशंस बतानी है, कोई भी चीज ऑन है, ओवर है, ठीक है, अंडर है, अबाव है और बिलो है। अब इनकी पोजीशंस देख लेना भाई, इनका मतलब क्या होता है। यूज तो ये और भी वाक्यों में होती हैं, ठीक है। हाँ, अब अगर हम देखेंगे तो हम यहां ये जानेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। ऑन का क्या है, ओवर का क्या है, इनका क्या है, ठीक है, वेरी गुड। तो अब ऑन का क्या है बेटा, कोई भी चीज जब किसी सरफेस के ऊपर रखी है और टच है, कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर रखी है और टच है उस सर पे, जैसे टेबल के ऊपर कुर्सी रख दिया आपने तो टेबल है, ऊपर कुर्सी रख दी तो सरफेस टच है। टेबल के ऊपर किताब रख दी आपने, टेबल के आप ऊपर खड़े हो गए, तो ऑन आता है तब। तो ऑन में क्या देखते हो बेटा, ठीक है, ऑन में आप क्या देखते हो कि जो सरफेस है वो टच है, जो सरफेस है वो टच है। तो आपने बोला देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर बुक है। तो बेटा टेबल के ऊपर रखी है ये, सपोज करो ये टेबल है मेरे शेर, हाँ, तो ये बुक इसके ऊपर रखी होगी तो टच होगी प्रॉपर। तो ये टेबल के ऊपर बुक है तो वो टच है, टेबल के ऊपर रखी हुई है, ऑन द टेबल आप बोल दो। तो बुक क्या है, ऑन द टेबल है सर। नेक्स्ट, अगर गुरुजी ओवर हो तो ओवर का मतलब पता है क्या होता है बेटा, वर्टिकली, वर्टिकली ऊपर। वर्टिकली ऊपर का मतलब क्या हो बेटा, एकदम ऊपर, टच नहीं होगी बेटा, ऑफकोर्स टच नहीं होगी, एकदम ऊपर, वर्टिकली ऊपर, मेरे सर के ऊपर एकदम पंखा है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा देयर इज अ फैन, देयर इज अ फैन, हाँ, ओवर मी। इसका मतलब कौन है बेटा, ये मी जो बंदा है ये यहां है और एकदम इसके ऊपर यहां फैन है, ये बनेगा बेटा, ये बन लिखने हैं ये होता है बेटा ओवर। तो इसका डायग्राम ये होगा, देयर इज अ फैन ओवर मी, ये रहा, ठीक है, ऐसे होगा। अगर गुरुजी मैं ओवर कह रहा हूं, बिल्कुल इसका उल्टा होता है बेटा अंडर, अंडर बिल्कुल इसका उल्टा होता है, इसका मतलब है वर्टिकली नीचे, वर्टिकली नीचे, इसलिए एरो अब ऐसे लगाना। आपने क्या किया बेटा, हां, आपने क्या किया, अपने जूते टेबल के नीचे रख दिए, आपने अपने जूते टेबल के नीचे रख दिए, ठीक है। तो आपने क्या बोल दिया, माई शूज आर अंडर द टेबल, माई शूज आर अंडर द टेबल। टेबल
केबल के बिल्कुल नीचे। तो ऑन ऊपर, एकदम हवा में आ जाओ अब आप, वर्टिकली ऊपर, ओवर, एकदम वर्टिकली नीचे, अंडर। ये मजा आ जाएगा, ये मजा आ जाएगा। तो ये हुआ बेटा अंडर। आपने बोला हाँ गुरुजी वर्टिकली एकदम मैं नीचे आ गया, अंडर हो गया। अबाव, अबाव होता है बेटा ऊपर। अरे गुरुजी ऊपर तो ओवर भी था, हाँ ऊपर, बट बेटा क्या, नोट वर्टिकली। क्योंकि बेटा अगर वर्टिकली ऊपर था ना मेरे शेर, तो ये ऐसे बनाना है, या तो ऐसे ऊपर होगा या ऐसे ऊपर होगा। बस वर्टिकली ऊपर होगा तो ओवर हो जाएगा, वर्टिकली ऊपर नहीं है कहीं, बस ऊपर है, ऊपर है बस। ठीक है, अब आपने उसके लिए अबाव यूज करना है बेटा। ठीक है, उसके लिए अबाव यूज करना है। जैसे ये मेरे बच्चे पेंटिंग है, हाँ, और यहां मैं हूं, हाँ, तो ये मेरे ऊपर है लेकिन ऐसे है। ये है मेरे बच्चे अबाव। तो देयर इज अ पेंटिंग अबाव मी, मेरे से ऊपर एक पेंटिंग है। बस अबाव का उल्टा है बेटा बिलो, मतलब नीचे है बट नॉट वर्टिकली, नॉट वर्टिकली। तो ये हो जाता है बिलो। ठीक है, ये हो जाता है बिलो। अब आप छत से नीचे दिख रहे हो तो आप इसमें यू एरो लगाएंगे, यू है या यू है, बट वर्टिकली एकदम नहीं। तो वर्टिकली ऊपर, एकदम स्ट्रेट ऊपर ओवर, एकदम स्ट्रेट नीचे अंडर, इधर ऊपर देख रहा हूं अबाव, इधर ऊपर देख रहा हूं अबाव, इधर नीचे बिलो। चलो ये हुई बेटा इनकी पोजीशंस। ठीक है, लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ ना, आगे भी एग्जाम्पल मैं चालू करूंगा तो ना इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। बताओ बेटा, यहां तक बताइए, प्रेपोजिशन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा? डर तो अब तो मतलब वो डर तो मेरे हिसाब से निकल गया होगा तुम्हारा, डर तो नहीं लग रहा भाई? लेंदी तो नहीं लग रहा ना प्रेपोजिशन? हाँ महान हस्ती, लेंदी तो नहीं लग रहा है? पक्का मजा आ रहा है, समझ आ रहा है? तो क्या काम है बेटा? एक बात बताओ, अगर मैं छत पे खड़ा हूं तो देयर इज अ मैन स्टैंडिंग बिलो मी। आप ब्रिज पे खड़े हो, एक बोट है बिलो आपके, बेटा रूफ के ऊपर तो ऑन द रूफ हो गया, रूफ पे खड़ा, ही स्टैंडिंग ऑन द रूफ, ही इज स्टैंडिंग इन द रूफ तो नहीं बोलोगे ना बेटा, ही स्टैंडिंग ऑन द रूफ, छत पे खड़ा है। मस्त है, मस्तानी लाइफ। चल, लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी इसके क्या करेंगे हम कल? एग्जाम्पल्स। हम कल इसके एग्जाम क्या करेंगे भाई? एग्जाम्पल्स की और ज्यादा इसके मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगा कल। तो अभी क्या करना, बस आपने दोनों रिवाइज करके आने, बस और कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ नहीं करना आपको, बस दो चीजें रिवाइज करके आनी है, जो क्लासेज अब तक प्रेपोजिशन है रिवाइज करके आना, कुछ नहीं करना। ठीक है, फिर इसकी वोकैब वगैरह भी मैं आपको, फ्रेजल वर्ब टाइप वगैरह वो भी याद कराऊंगा बाद में। पहले देखो कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहा हूं मैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें खत्म कर लो, फिर याद करने वाली आएंगी बेटा। याद करने वाली में तो ना तेरा जोर चलना ना मेरा, वो तो सीधी याद करनी पड़ेंगी दोनों को, तो याद कराऊंगा उसे मैं। ठीक है, और अब जो बात बताई थी बेटा आपको, 2 बजे बैच है आपका प्रैक्टिस बैच, 2 बजे आपका बैच है प्रैक्टिस बैच, जिसकी एक क्लास हुई है, बाकी अभी होनी है, तो अपना इसके लिए तैयार रहिए। तो 1 घंटे की ये भी प्रैक्टिस आपकी होगी। इसमें नाउन में पढ़ा रहा हूं, और हर इसमें क्या कर रहा हूं ना, सपोज किसी बच्चे का नाउन हुआ भी नहीं है तो उसको भी समझ आएगा, क्यों? हर कॉन्सेप्ट को मतलब बता के पढ़ा रहा हूं मैं। और एक और चीज, एक फ्री चीज भी लेकर आऊंगा मैं बर्थडे पर, 30 अक्टूबर को
एक तो बुक लॉन्च करेंगे बेटा, वो क्या है कि वॉल्यूम 2 आ रही है, आपको वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दो लेनी है, तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, तो वॉल्यूम 1 तो मैं निकाल चुका हूं, वॉल्यूम 2 का बच्चे को इंतजार था। वॉल्यूम 2 में पता है क्या क्या डाला मैंने, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग्स, ठीक है, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स, रूट वर्ड्स, ये सारी चीजें जो है वॉल्यूम 2 में, और प्लस प्रैक्टिस सेट्स बहुत सारे, ये वॉल्यूम 2 में डाला है। ठीक है जी, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। चलो बेटा, तो मिलते हैं। चलो, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए बेटा, और प्लीज पढ़ाई के अलावा कुछ मत करें, पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ठीक है। हाँ बेटा, प्रैक्टिस बैच सभी एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है, जैसे ये फाउंडेशन बैच सभी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार मेरे दोस्त।